वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोल देता हूँ कि मेरे हिसाब से जो क्लैट 2020 के अंदर जो पूरा का पूरी सारी चीज़ें चल रही हैं, कैसे गलत है, क्या क्या हुआ है यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह के नाम पे। और ये मेरे अकेले की ओपिनियन नहीं है, बाकी जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी मैंने इसके अंदर दी हैं कि भाई बाकी लोग बाग क्या बोल रहे हैं। और अगर आप टेलीग्राम और वेरियस ग्रुप्स पे जाएंगे तो स्टूडेंट्स की क्या ओपिनियन है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो फैक्ट बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे मैं शुरुआत कर रहा हूं कि भाई क्लैट का सिलेबस कब से चेंज हुआ, तब से, और पेपर में क्या हुआ उनके साथ, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, ठीक है। ये वीडियो जो है ये दो पार्ट्स के अंदर है, पहले पार्ट और दूसरा पार्ट। अब उसके अंदर मैं आपको चीजें समझा देता हूं। इस पार्ट के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है केवल और केवल कि भाई क्लैट के अंदर क्या ब्लंडर्स हुए। अब ये वीडियो मैंने तब अपलोड करना सही समझा जब क्लैट कमेटी इसका रिस्पांस दे दे, तभी, क्योंकि मुझे पूरी की पूरी उम्मीद थी कि भाई क्लैट कमेटी जो भी ब्लंडर्स वगैरह इनसे हुए हैं, ठीक है, हम लोगों के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से जो भी ब्लंडर्स हुए हैं उसको एड्रेस कर लेंगे। लेकिन इन्होंने नहीं किया है और सिस्टमेटिक ढंग से ये बोल दिया है कि भाई सारी चीजें सही है, जस्ट चिल। तो अब इसको एड्रेस कैसे करना है, ठीक है, बच्चों के साथ क्या हुआ है, तो वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे वीडियो लंबा होने की वजह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग जगह मैंने टाइम स्टैम्प्स लगा रखे हैं वीडियो के अंदर, तो उनको आप देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ पहले से ही जानकारी है और आप स्किप करना चाहते हैं, टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर लीजिए, अपना टाइम आप उससे बचा सकते हैं। या फिर अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को आराम से देखिए, एक एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर क्लिपिंग है कि भाई यहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, ठीक है, बच्चों ने क्या बोला है क्या नहीं। रिस्पॉन्स शीट के अंदर बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमने कुछ मार्क किया और हमारा कुछ यहाँ पे और आंसर कर दिया गया है। अब यहाँ पे बच्चों का कहना यह था कि हमने ए के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, दिखा हमारा बी रहा है, या फिर हमने बी के ऊपर क्लिक किया ए। कुछ बच्चों का तो यहां तक टेलीग्राम ग्रुप्स और वेरियस अदर जगह ये देखा गया है कि भाई इन्होंने कहा है सिंपली एंड सिंपली कि भाई हम 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे, ठीक, और हमारे कितने दिखा रहा है, ये 60 अटेम्प्ट दिखा रहा है। कुछ बच्चों ने, यहां तक कि मेरे पर्सनल जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि सर हमने तो मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन जो अटेम्प्टेड है वो हमारे 0 है। अब देखिए, अगर एक दो बच्चे होते हैं, एक दो इंस्टीट्यूट के होते हैं, या फिर हम मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं, तो मैं इसको गलत मान लेता कि भाई बच्चा झूठ बोल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, बहुत सारी जगह जोधपुर की न्यूज है और यहाँ पे अच्छे से कवर की जा रही है। तो जब ऐसा सारे के सारे बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बच्चों का अब साथ दे रहे हैं। हमारे को लगा था कि भाई हमारे बच्चों के साथ ही हुआ है, लेकिन जब ऑल ओवर इंडिया बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, हैदराबाद, राजस्थान, सब जगह ऐसा बोल रहे हैं, तो बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, इनके साथ गलत हुआ है, तो हमारे को अब इनका साथ देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और है स्टूडेंट्स का दावा। अब देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई। पहली चीज तो पेपर, अब पेपर हो जाने के बाद में जैसे ही प्रोविजनल आंसर की इश्यू हुई, प्रोविजनल आंसर की के अंदर इन्होंने आंसर जो बताया उनमें से कई बच्चों को कंट्रोवर्सी लगी, ठीक है, कि यहाँ पे आंसर नहीं होना चाहिए। अब जब इन्होंने आंसर की रिलीज की है, तब उसमें से 3 क्वेश्चंस को तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया है और 4 क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया है, उनके आंसर चेंज कर दिए हैं। अब बच्चों के अकॉर्डिंग और वेरियस टीचर्स और हमारे अकॉर्डिंग भी 20 क्वेश्चंस क्या थे, 20 प्लस क्वेश्चन या 20 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस गलत थे। अब इन्होंने उनको कहीं भी नहीं माना और इन्होंने बोला टोटल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी ओपिनियन है, हम उसको मानना ही पड़ेगा, आपके पास पेपर है, लेकिन हमारी भी राइट है कि हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोर्ट वगैरह का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम वो उसको यूटिलाइज करना चाहेंगे, कम से कम मार्क फॉर रिव्यू और क्लियर रिस्पांस वाली चीज पे तो करना चाहेंगे। यहाँ पे क्लैट कमेटी का भी रिस्पांस आ चुका है कि भाई अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं, स्टूडेंट कोर्ट जाना चाहते हैं, तो आप शौक से जाइए। हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ढंग से पेपर कंडक्ट करवाया और हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये जब इनका रवैया है, तब आप सारी की सारी चीजें आप सिस्टमेटिक ढंग से समझिए। मैं एक एक सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन से लेकर के आपका सिलेबस जो चेंज हुआ था और सारी चीजें जब पेपर कंडक्ट हो गया, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की है। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर तो जो क्लैट कमेटी ने रिस्पांस दिया बच्चों की सारी कंसर्न का, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से देखिए और चीजों को समझिए कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की इंग्लिश सेक्शन से।
तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर हमारे को ये बोला गया था, जब पैटर्न चेंज हुआ आपके, पहले आपके ओल्ड पैटर्न के अंदर क्या आती थी, वोकैब आती थी, इंग्लिश ग्रामर आती थी, पैराजम्बल क्लोजर्स और बाकी सारी चीजें आती थी। इन्होंने बोला भाई लॉ वाले स्टूडेंट को इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्या आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये एक आपका एवरेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। क्लैट के अंदर ये बोला गया था 450 टू 500 वर्ड का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये 450 वर्ड से थोड़ा सा ही कम है, 4-5 शब्द। अब ऐसा आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। हमने भी अपने बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, कुछ जो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाए थे उसी तरह के एग्जाम के अंदर उठ के आ गए, भाई बच्चे भी खुश हुए, चलो इस टाइप के आ गए। अब देखिए क्लैट के जो पेपर की लेंथ थी वो थी अप्रोक्सीमेटली 20,000 वर्ड्स। अब 20,000 वर्ड्स आप देते हो, ठीक है, कितनी देर के अंदर देते हो। अब बच्चों इसके अंदर ये थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन रफ आइडिया यही है, 20,000 वर्ड्स आप देते हो और 450 वर्ड्स का क्या होता है, एक आपका आरसी होता है। अब बच्चों इसके अंदर मैंने ये जो 20,000 वर्ड्स वगैरह मैं बोल रहा हूँ वो कैसे बोल रहा हूँ, भाई सिंपल सी चीज है। कैसे कि भाई आपको क्वेश्चंस भी तो पढ़ने हैं, उसके ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप देखते हो तो ये कितने वर्ड्स हो गए, ये 20,000 वर्ड्स हो गए। अब अगर 20,000 वर्ड्स का आप एक पैसेज बच्चे से सॉल्व करवा रहे हो तो निश्चित सी बात है आपको अच्छे से समय देना होगा। लेकिन हमारा पेपर कितनी देर का था, 120 मिनट्स का था। मतलब 2 घंटे के अंदर आपको इतने बड़े आरसी पढ़ने हैं, कितने 44 टू 45, जब आप डिवीजन करेंगे तब इतना आएगा। मान लेते हैं चलिए 40 भी इतने आरसी होते, तो अगर आप इतने आरसी पढ़ेंगे तो फिर होगा क्या, बच्चों से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतनी जल्दी जल्दी इनको पढ़ के इनको सॉल्व करना। तो पेपर तो लंदी था, ठीक है। अगर आप किसी भी 12th क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर छोटा होगा तो ये बिल्कुल भी छोटा नहीं था। स्टार्टिंग में बड़े क्लैट कमेटी वालों ने ये सपने दिखाए थे बच्चों को कि भाई पेपर लेंदी नहीं होगा, ठीक है, आपका हम स्ट्रेस कम कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा, जो फालतू की चीज़ है वो हम नहीं पूछेंगे। आपने किया क्या, आपने तो स्ट्रेस बढ़ा दिया है। दूसरी चीज, आप लोगों ने सैंपल पेपर के अंदर दिए थे ग्रामर के क्वेश्चन, तो वेयर वर ग्रामर के क्वेश्चन, मतलब बच्चे को आप बोलते हैं कि पूरा का पूरा आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। अब ग्रामर के अंदर आपके आते क्या क्या हैं, आपके आ जाते हैं नाउन प्रोनाउन वगैरह, और वो भी आपको पैराग्राफ फॉर्म के अंदर ढूंढ करके सॉल्व करना है। तो वो बच्चे के ऊपर एक एडिशनल प्रेशर, ठीक। इसके अलावा क्या बच्चे को दूसरा एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह नहीं देने, उनका अलग प्रेशर। अब आप ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए बोल देते हैं बच्चे को, और एग्जाम के अंदर आप एक भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो क्या ये इंसाफ हुआ बच्चों के साथ में, क्या आप उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर वगैरह नहीं डाल रहे हो। भाई आप पहली चीज तो इतना लंबी पेपर बनाओगे। अच्छा, जब इनिशियली क्लैट कंडक्ट होने वाला था तब था ऑफलाइन, वही बहुत बढ़िया बात है। अब कोविड-19 की वजह से आप बोलते हैं कि हम तो ऑनलाइन कंडक्ट करवाएंगे। अब ऑनलाइन कंडक्ट करवाएंगे, उसका रीजन आपने क्या दिया कि भाई आपकी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के अंदर अच्छा होगा, ठीक है ना, पेपर वगैरह टच नहीं करना पड़ेगा और आपको केवल माउस ही टच करना है, तो थोड़ा सा डिजीज स्प्रेड की चांसेस कम है। उसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे कि आपके सेंटर्स वगैरह पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कैसे क्या मेंटेन हुई, कितनी अच्छी आपकी मैनेजमेंट थी, वो तो बाद में बात करते हैं। आपने इतना लंबा पेपर दे दिया, बच्चा जो पेन पेंसिल बेस की प्रैक्टिस कर रहा है, आप उसको समय देते हैं कि भैया आप ऑनलाइन पे आ जाओ। अब लॉकडाउन के अंदर कितने बच्चों के पास में सिस्टम था, मैं ही ऐसे कई बच्चे बता सकता हूं जो गांव अपने चले गए या फिर अपने घर चले गए जहां पे उनके पास इतने सिस्टम्स वगैरह नहीं है। तो क्या आप उनके साथ सही कर रहे हैं ये चीज, ठीक है भाई, बच्चों ने फिर भी जैसे तैसे करके इस पेपर की तैयारी की। अब ऑफलाइन से ऑनलाइन करते और इतना लंबा पेपर करते क्या प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब बच्चों ने एग्जाम दे दिया है, ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन हो गया है, लेकिन उसके बाद में आपका जैसे ही दूसरे सेक्शन के ऊपर मूव ऑन करता है, लेट्स से जीके के ऊपर, तो जीके के अंदर आपके जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं। अब देखिए इनकी जो 2-3 गलतियां निकल गई हैं, 2 क्वेश्चंस तो इनके डायरेक्टली रॉन्ग है, तो वो तो मैं आपको सीधा सीधा बता ही देता हूं। अब आप एक नेशनल लेवल का पेपर बना रहे हो, आप कहां 10th मई को पेपर लेने वाले थे, उसका आप 28 सितंबर को पेपर ले रहे हो, और फिर उसके अंदर भी आपके पेपर के अंदर मिस्टेक्स है। अब मिस्टेक किस लेवल की है कि भैया जहां पे आंसर होना चाहिए सी, वहां पे आप मार्क कर रहे हैं डी, ठीक। आंसर की के अंदर गड़बड़ है, वो कोई बात नहीं है, आंसर की के अंदर करेक्शन हो जाएगा, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई है, नेक्स्ट मैं आपको फंडामेंटल प्रॉब्लम समझाता हूं और इन्होंने क्या की। अब देखिए कोई भी आप जीके वगैरह याद करना शुरू करेंगे तो यहां पे क्या हुआ था, क्लैट कमेटी ने या फिर हमारे जो क्लैट कमेटी के मेंबर्स हैं उनमें से एक आते हैं और बोलते हैं कि जस्ट चिल,
ठीक है ना। अब आपको रटने वगैरह वाली सारी चीजें हट चुकी हैं, जस्ट चिल, उनसे कुछ भी जस्ट चिल। तो यहाँ पे भी आपको चिल करने के लिए कहा गया था, और यहाँ पे ये बोला गया था कि अब आपके जो इररिलेवेंट चीजें हैं जैसे कि स्टैटिक जीके हो गई और जो बाकी सारी चीजें अब हम नहीं पूछेंगे, ठीक है, और आपके ऊपर जीके वगैरह का प्रेशर इतना नहीं रहेगा। तो आपने पूछा क्या, अब देखिए ये क्वेश्चन है जो एक्चुअल एग्जाम के अंदर है, मैंने क्वेश्चन नंबर भी लगा रखा है। अब इन्होंने इसके अंदर क्या पूछा है, इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर पूछा। अब देखिए हमने भी उसकी तैयारी करवाई, ये अच्छे से बच्चों को पढ़ा दिया कि भाई ये टॉपिक आएगा, लास्ट डे के अंदर हमने इसका वीडियो पोस्ट किया और इसका अच्छे से डिस्कशन किया। लेकिन हम भी इसके अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, भाई अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है तो आप इंडिया के अंदर पेपर करवा रहे हो, नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश के अंदर नहीं करवा रहे हो, तो आप उसके अंदर डेटा क्या पूछोगे, इंडिया से सेंट्रिक ही पूछोगे ना। इन्होंने क्या पूछा कि भाई जो रिवर डिस्प्यूटेड है उसका वहां पे नेपाल के अंदर नाम क्या है। तो आप बच्चे से सीरियसली इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे को याद रहेगा कि वहां पे उस जगह का नाम क्या है, ठीक है। इंडिया का अगर कोई पर्सन एम्बेसडर भी फॉरेन के अंदर अपॉइंट होता है, हम बच्चे को वो याद करवाते हैं कि भाई आपको उनका नाम याद रखना है। लेकिन नेपाल के अंदर कोई पर्सन है जो कि इंडिया में अपॉइंट हो रहा है, आप उस तरह की चीजें याद रखने की बोलेंगे क्या बच्चे को, नहीं बोलेंगे। तो थोड़ी सी रेलेवेंसी होती है। ऑल्दो क्लैट की हिस्ट्री के ना इस तरह की हरकतें हो चुकी हैं। आपको पहले का प्रायर एक क्वेश्चन बताता हूं। वॉल्वो ने एक नई बस लॉन्च की है, उसके अंदर कितनी सीट्स है, ये क्लैट कमेटी का प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन था, ठीक है। अब ज्यादातर बच्चों का आंसर इसका गलत गया था, ठीक है। अब वॉल्वो कंपनी ने इंडिया के अंदर बस लॉन्च करी और नई बस लॉन्च करी और उसके अंदर सीट्स कितनी है, तो भैया ये थोड़ा सा इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं हो जाता, मतलब कुछ भी पूछ रहे हो कि जीके के नाम पे, यहाँ पे अभी भी वो प्रैक्टिस कॉमन है। तो आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि भैया इररेलेवेंट चीजें नहीं पूछेंगे, तो ये माना थोड़ी बहुत रेलेवेंट है, लेकिन भैया हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बच्चा क्लैट देने आया, लॉ एंट्रेंस देने आया। लॉ एंट्रेंस के अंदर अगर आप किसी जजमेंट के अंदर किसी जज का नाम पूछ रहे थे समझ में आता है, लेकिन ये क्या है भैया, फॉरेन पॉलिसी वगैरह, यूपीएससी का एग्जाम। अब जीके के सेक्शन के अंदर ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। अब देखिए ये आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये अलग अलग पैराग्राफ के साथ आते हैं। माइंडेड, ये अलोन क्वेश्चन नहीं थे, ये आपको एक पैराग्राफ पूरा का पूरा पढ़ना था। क्यों, क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। तो यहां पे आपको मैं 2 सेकंड देता हूं स्क्रीन को पॉज करके इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। अब देखिए आपने इन क्वेश्चंस को देख लिया होगा, आपको कहीं से भी ये इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं क्या कि भाई आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप उसको फिल कर दीजिए, नहीं। ये हैं आपके थोड़े से यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन। और जब मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जो पढ़ाते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं उनसे डिस्कस करता हूं, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या है, आपके हिसाब से इनका इंटरप्रिटेशन कुछ और निकल सकता है, और जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला एग्जामिनर है उनके हिसाब से कुछ और निकल सकता है। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और माइंडेड एक पेपर लेंदी था, तो इतनी देर के अंदर आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, उसके ऊपर इस तरह के, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन एक पैराग्राफ के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर करने हैं तो क्या बच्चे के लिए कंफर्ट जोन होगा कि भैया आप ये इस तरह के करें। अच्छा ये चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने स्टार्टिंग में दे दिए होते, आपने सैंपल पेपर रिलीज किए, सैंपल पेपर 1 2 3 4 जो भी आपने रिलीज किए, ठीक है, उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चन थे क्या स्टेटमेंट वाले, आपने तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए। तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नया फॉर्मेट का हम क्वेश्चन लेके आ जाएंगे और बच्चा उसे आसानी से कर लेगा। भाई क्या चल रहा है, बच्चे ही हैं वो, ठीक है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। यूपीएससी वालों से पूछो आप जाकर के इस तरह के क्वेश्चन, और इस तरह के तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यूपीएससी में भी नहीं पूछते हैं। तो आप 12th क्लास के बच्चे को, जिसको आपने इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह के नहीं करवाई, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह या आइडिया भी नहीं दिया, आप सीधा का सीधा एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस उठा करके दे देते हो कि भैया इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करो। और ये जीके सेक्शन है, भैया आपको अगर इस तरह का देना है तो आप लॉजिकल रीजनिंग के अंदर दो ना, डिडक्टिव रीजनिंग के नाम के ऊपर इंग्लिश सेक्शन के अंदर दो, लेकिन आप तो जीके के अंदर दे रहे हो, तो कम से कम सेक्शन तो चेंज कर लो। जीके के अंदर जीके के क्वेश्चंस तो दो, आप कर क्या रहे हैं इसके अंदर। आप माना आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एस्टीम्ड फैकल्टीज हैं, ठीक है, लेकिन पेपर सेट करना मुझे तो नहीं लग रहा कि आप लोगों को अभी तक आता है।
अब आते हैं मैथ्स के सेक्शन के ऊपर। अब भाई मैथ्स के सेक्शन से तो मैं शुरुआती क्या करूं? अब देखिए सैंपल पेपर वगैरह के अंदर और फिर वो फेमस उनके वीडियोस वगैरह जो आते हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना करके कि भैया बच्चे को क्या, आप लॉ के स्टूडेंट वगैरह हैं, ठीक है, तो लॉ के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि आपको कैलकुलेशंस वगैरह करने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम कैलकुलेटर अलाउ करेंगे। तो आपने जब आपके सैंपल पेपर्स थे तो सैंपल पेपर्स वगैरह के अंदर जो आपके मॉक्स वगैरह थे प्रैक्टिस के लिए आपने डाला तो उसके अंदर कैलकुलेटर दिया, ठीक। और फिर आपको क्या एकदम से फीलिंग आ जाती है एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले, इसके अंदर मेरे को डेट भी याद नहीं है कि ये किस दिन, वरना मैं आपको एक्चुअल बताता हूं तो शायद ये 10 दिन होंगे या 15 दिन होंगे। तो आप एक मान के चलिए 20 दिन भी आप इसके मान लीजिए, 15 से 20 दिन पहले आप बोलते हैं कि भैया ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा? कि भैया हमारी एग्जीक्यूटिव कमिटी से ये पूछा ही नहीं गया था, तो आप लोगों का ये इंटरनल मैटर नहीं है। मतलब आपकी वेबसाइट पे अगर बच्चा कोई मॉक दे रहा है, कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर कैलकुलेटर अलाउड है, तो बच्चे क्या सोचेंगे जनरली कि भैया कैलकुलेटर अलाउड है तो हमारे को उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे अलग से कैलकुलेटर वगैरह की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन आप एकदम से एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आकर के क्या बोलते हो, आप कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो अब बच्चे को कैलकुलेशन की प्रैक्टिस विदाउट कैलकुलेटर करनी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, आपकी मैनेजमेंट तो भाई नेक्स्ट लेवल की है। आप लोगों को खुद के बीच में कंसेंसस नहीं है कि भाई क्या होने वाला है पेपर के अंदर, ठीक। पेपर आपको डिजाइन कैसे करना है, दूसरी चीज आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ करना है नहीं करना है, और फिर आप बीच में एकदम से आकर के ये बोलते हो कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर भी अलाउड नहीं था तो हम क्लैट के इस साल भी क्यों रखे। तो भाई पहले सोच लो ना आप ये चीज। अच्छा, यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है मैथ्स सेक्शन के अंदर, ये तो शुरुआत थी। अब पेपर वाला दिन आता है। अब पेपर वाला दिन आता है, बच्चा आराम से कैलकुलेशंस वगैरह कर रहा है, ठीक है, 15 क्वेश्चन है। पहली बात तो आधे जो लॉ एस्पिरेंट्स होते हैं, क्लैट एस्पिरेंट्स होते हैं, वो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक। आपने उनको कैलकुलेशन का एकदम से हेडेक दे करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी। अब पहला क्वेश्चन जो आपके डीआई वगैरह थी, अब डीआई आपने बोल दिया, चलिए भाई बहुत बढ़िया बात है। अब डीआई आपने बोला, डीआई आपके टेबलर डीआई, बार ग्राफ वगैरह वो सारी चीजें आती है। सैंपल पेपर्स के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस बेस भी आपकी डीआई आ जाएगी। अब ये जो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली डीआई वगैरह होती हैं, ये आपके बैंक पीओ के अंदर आती हैं, नेक्स्ट आपके एसएससी वगैरह के अंदर आती है। 12th बेस एंट्रेंस वगैरह के अंदर आप एक लॉ एंट्रेंस वाले से, जहां पे आपके खुद ही के यूट्यूब वीडियोस वगैरह के अंदर ये कहा गया है कि भाई मैथ्स हमारे लिए इतनी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, आपकी बाकी सारी चीजों के अंदर ये कहा गया है मैथ्स इतनी क्रिटिकल नहीं है, वहां पे आप लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो जो पुराना सिलेबस था और नए सिलेबस में चेंज किया है। आप लोगों ने तो सिलेबस इंक्रीज कर दिया, जहां पे आपने कहा था कि भाई ओल्ड टॉपिक्स वगैरह जो थे मैथ्स के वो इतने रेलिवेंट नहीं है, तो आपने तो उनको वापस से रेलिवेंस दे दी ना। क्या किया आपने? आपने यही तो किया कि भाई पहले क्या होता था, आपके नंबर सिस्टम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे आते थे। अब आपने क्या किया, अब आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ रहा है, नंबर सिस्टम, तो चलिए उसका तो इम्प्लीकेशन होगा ही होगा, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये आपने सैंपल पेपर के अंदर इनके बेस कुछ डीआई दे दी, डीआई के फॉर्मेट में पूछा, तो ये तो मतलब ओके, डीआई के फॉर्मेट में पूछ लिया, लेकिन पूछ तो लिया ना, नॉर्मल डीआई वो कहाँ रही। फिर इसके बाद में आता है एक्चुअल पेपर। अब एक्चुअल पेपर के अंदर एक आपके आ गई प्योर डीआई, टेबुलर डीआई, नेक्स्ट आपके आ गई इस तरह की, और तीसरा आता है ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, वो भी डीआई के फॉर्मेट में, ठीक है। अब एक सर्किल है, सेमी सर्किल है, उसका आपको क्या निकालना है, एरिया वगैरह के हिसाब से डिस्टेंस वगैरह निकालना है। तो भैया अगर किसी को फॉर्मूला याद हो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 2 पाई आर, तो इसके इक्वेट करके निकालना है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन बना के दिया, इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस बना के दिया। अब यहाँ पे बच्चों ब्लंडर शुरू होता है, और पेरेंट्स के लिए तो खासकर जानना जरूरी है कि इन्होंने ब्लंडर कैसे कैसे किया है। अब किसी बच्चे ने इस तरह का क्वेश्चन देखा, मैथ्स बैकग्राउंड से था, उसने करना शुरू किया, भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इन्होंने ऑप्शंस ही गलत दिए, ऑप्शंस ही गलत। अब आपके पास में टाइम नहीं है, बहुत छोटा सा पेपर नहीं था, बहुत लेंदी पेपर था, तो अगर किसी बच्चे ने 1 से 2 मिनट इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो अब उसके ऊपर क्या प्रेशर है, इसके अंदर उस क्वेश्चन को स्कोर करना ही होगा, ठीक है, स्टूडेंट को स्कोर करना ही होगा। हुआ क्या, पहला क्वेश्चन गलत, उसके ऊपर बाकी सारे क्वेश्चंस भी बेस्ड थे वो के वो गलत। तो बच्चे ने अगर मान लीजिए 3 मिनट इन्वेस्ट कर दिए हैं इस डीआई के ऊपर, तो उसका तो क्रिटिकल टाइम चला गया, आप उसकी भरपाई करेंगे, और फिर बच्चे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन तो आई।
ठीक है, वो पैनिक मोड में आ ही गया कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ में। अब आप अगर इसके मान लीजिए इस पेपर में से उसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को भी हटा देते हैं कि भाई ये ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन था, हमारे से गलती हो गई। अब हम क्या करते हैं, 145 क्वेश्चंस को काउंट कर लेते हैं। तो जिस बच्चे ने उसके ऊपर टाइम दिया, ठीक है ना, टाइम इन्वेस्ट किया, तो आप उसको क्या बोनस मार्क्स दे रहे हो? ठीक, अगर उसने मान लीजिए ऑप्शन मार्क कर दिया कि इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने एक कर दिया, दूसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरा कर दिया, आप उसको बोनस मार्क्स दे रहे हो। लेकिन किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन रीड करके अगर एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं किया था, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो? आपने तो उसको कुछ दिया ही नहीं। तो मतलब जिस बच्चे ने अगर गलत भी मार्क कर दिए होंगे तो आप उसको कुछ दे दोगे, ठीक है। मतलब क्या है आपका यहाँ पे, या तो आप गलत क्वेश्चन दीजिए मत, और आपके पास एक पेपर बनाना है। इंस्टीट्यूट्स को इतने सारे पेपर बनाने होते हैं, उनके पेपर्स के अंदर कम गलतियां होती है, हम जो मॉक बनाते हैं उसके अंदर कम गलतियां होती है। आप क्लैट कमेटी है, क्लैट कमेटी नेशनल लेवल पे एक पेपर कंडक्ट करवा रही है, माइंडेड सस्ता पेपर नहीं है, 4,000 रुपए ले रहे हो आप लोग, ठीक है। 4,000 रुपए लेकर के आपके पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन के अंदर बच्चों को डाउट हो जाता है, पेरेंट्स, इंस्टीट्यूट सबको डाउट हो जाता है, और आप पूरा का पूरा मैथ्स की एक डीआई गलत कर देते हो। नेक्स्ट सेक्शंस वगैरह की तो बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन यहां पे चल क्या रहा है, पहले के सालों में भी ऐसी गड़बड़ें हुआ करती थी, लेकिन अभी भी आप ऐसा कर रहे हो, मतलब क्या भाई। बहुत बढ़िया। अब देखिए, बात करते हैं पूरे के पूरे क्लैट कंसोर्टियम ने मिसमैनेजमेंट वगैरह कैसे की इसके रिगार्डिंग। अब देखिए, आपके एग्जाम डेट्स बता दी गई थी। अब आपके एग्जाम होने कब वाले थे? ओरिजिनली 10 मई को होने वाले थे। अब देखिए, उसके बाद कोविड 19 का वजह से लॉकडाउन वगैरह हुआ, वो सारी चीजें हुई। इनके कंट्रोल में कुछ नहीं था, आपके कंट्रोल में भी कुछ नहीं था, किसी के कंट्रोल में ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज समझनी होगी। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इसके बाद में गेम खेला बच्चों के साथ में। अब गेम क्या था, पूरी की पूरी गेम तो क्या, इनके मैनेजमेंट ही नहीं है कोई ढंग से, ठीक है, इन लोगों की क्लैरिटी नहीं है। अब इन्होंने जब भी एग्जाम बढ़ाया तब 15-20 डेज, 15-20 डेज, 15-20 डेज, यहां तक तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं कि भैया इन्होंने कितनी बार डेट चेंज की है। यहां पे तो मैं सीधा सीधा आता हूं, 5 अगस्त को एक नोटिफिकेशन इश्यू होता है। 5 अगस्त को एक नोटिफिकेशन इश्यू होता है, और वो 1 सितंबर को बोलते हैं कि हम डिक्लेयर करेंगे कि 21 डेज बाद एग्जाम कब होगा, ठीक है। 5 सितंबर को इन्होंने बोला है कि हम वापस से आएंगे 1 सितंबर को, और फिर 21 डेज का नोटिस दे करके ये बोलेंगे कि आपका एग्जाम कब होगा। अब इसके बाद में 2 दिन 3 दिन बाद में, बाय द वे इसका एक अलग से यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखा है चैनल के ऊपर, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये फिर से आते हैं और फिर ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जो हमारा 5 अगस्त वाला नोटिफिकेशन है ये गलत है, ठीक है ना, पूरा का पूरा गलत है। अब हम बोलते हैं कि 7 सितंबर को होगा। तो कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बता दिया आपने, ठीक है। 4 से 5 दिन बाद आके बोलते हैं कि 5 अगस्त के आसपास कि भैया अब हमारा एग्जाम कब कंडक्ट होगा, 7 सितंबर को। बच्चे की प्रिपरेशन के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा भाई? कहां बच्चे के पास थोड़ा सा रिलैक्स माइंडसेट है कि भाई मेरे पास अभी समय है, थोड़ा सा पढ़ लूंगा सिस्टमेटिक ढंग से। आप एकदम से आते हो और बोलते हो कि भैया मैं तो एग्जाम इस डेट को करवाने वाला हूं, जो करना है कर लो। तो ये क्या बात हुई आपकी? ठीक, और फिर उसके बाद में आप 10 दिन बाद में, या फिर ये कि ये एग्जाम 7 सितंबर के 10 या 12 दिन पहले आकर के आप ये बोलते हैं, ठीक है, ये भी मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, थोड़े से समय पहले आकर के ये बोलते हैं कि भाई अब आपका जो एग्जाम होगा ना वो 28 सितंबर को होगा। वो भी क्यों? क्योंकि नीट जेई वगैरह के जो एग्जाम वगैरह की डेट थी उनके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भैया एग्जाम शिफ्ट होंगे नहीं होंगे। तो इनकी जो ब्रेव डेट थी, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस था इनके अंदर कि हम 7 सितंबर को करवा लेंगे, इनसे हो नहीं पाया। सिंपल सी चीज इनसे हो नहीं पाया, ठीक। फिर उसके बाद में 28 सितंबर की डेट फिक्स हुई। तो यहां पे ये जो था ना पूरा 7 सितंबर से 28 सितंबर और वो 5 अगस्त के बीच में, वहां पे मेरे को अच्छे से ध्यान है, मेरी बच्चों से बात होती थी भाई हमारे को कैसे कोर्स कंप्लीट करवाना है। हम अंडर प्रेशर है, बच्चे अंडर प्रेशर है, क्यों? क्योंकि उनको वापस से, अब देखिए लॉकडाउन है तो बच्चे थोड़ा सा ही इंस्टीट्यूट पे आते हैं, तो उनका एक रिदम बनी हुई रहती है, डेकोरम बना हुआ रहता है, मॉक वगैरह देने सिस्टमेटिक ढंग से। बच्चे 8-8 9-9 घंटे जब एग्जाम्स पास में होते हैं तब सेंटर पे होता है। अब लॉकडाउन के अंदर बच्चा कितनी मेहनत अपने आप कर लेगा, कितनी कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा लेगा, और माइंडसेट वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। बच्चों का माइंडसेट नहीं था, बच्चे हैं भाई वो, एक माइंडसेट नहीं था एग्जाम देने का। आप उनको एकदम से बोलते हो कि भाई हम आपका एग्जाम लेंगे। इंस्टीट्यूट्स लॉकडाउन में परमिशन है नहीं हमारे पास ओपन करने की, बच्चा परेशान है, कैसे क्या करें, बच्चा पढ़ रहा है। अब जैसे तैसे पढ़ते ये डेट्स आती हैं। अब डेट आने के बाद में भाई अब तो एग्जाम होने वाला है, सारे बच्चे पैनिक मोड में है,
कोई भी बच्चा यूं नहीं है कि क्या होगा। अब देखिए इन डेट्स की वजह से क्या होता है, अगर एक डेट को एग्जाम होने वाला है, लेट से हम मानते 10th मई को, तो वहां पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले थे वो कोई और थे। 7 सितंबर को कोई होने वाला है तो वो कोई और है, और 28 सितंबर को तो अब ये तो एग्जाम हो चुका है, भगवान जाने इसके अंदर कौन है। ठीक है, बच्चों के साथ क्या हुआ है यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर तो आपको चीजें समझ में आएगी कि बच्चों के साथ हुआ क्या है। तो 28 सितंबर को आपने बोला, तो अब भाई यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट किया आपने और कुछ नहीं किया। तो इससे बढ़िया तो जो आपने ओरिजिनल डेट दी थी भाई 1 सितंबर के लिए बोला था, तो 21 डेज ऐड करके ठीक है बोल देते कि भाई हम एग्जाम कब लेंगे, तो हम लेंगे 22 सितंबर को। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ये बोल देते भाई 28 सितंबर को ले लेंगे। आपको बीच में क्या करने की जरूरत पड़ गई, 7 सितंबर वाली डेट देने की जरूरत क्या पड़ गई, लेकिन आपने दी। चलिए अब यहीं पे इश्यूज खत्म नहीं हुए। अब इन लोगों के बीच में भी मिसमैनेजमेंट है। एनएलयू बैंगलोर ठीक है, जो क्लैट कंसोर्टियम के अंदर एक इंपॉर्टेंट एनएलयू है, वो बीच में आकर के बोलते हैं कि भाई ये जो 7 सितंबर वगैरह की डेट वगैरह शिफ्ट आप कर रहे थे ठीक है, ये आपने कर दी है, इसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम है, हम कंसोर्टियम से बाहर निकल रहे हैं। ठीक, कंसोर्टियम से बाहर निकलते हैं और अब हम अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ये किस डेट को करवाएंगे, ये करवाएंगे हम 12 सितंबर को। ठीक, अब आपने एकदम से बच्चे को टाइम दिया है, यहां पे क्लैट कंसोर्टियम ने टाइम दिया है। ठीक, यहां पे इन्हीं का एक कॉलेज कंसोर्टियम से बाहर निकलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि हम अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। और माइंड इट, इनके तो रूल्स एंड रेगुलेशन ही अलग है। ये बोलते हैं कि अगर एक क्वेश्चन के ऊपर आप आगे बढ़ गए तो उसको वापस नहीं देख सकते, होम प्रोक्टर्ड होगा। अब कोई बच्चा गांव के अंदर बैठा है और उसके पास सिस्टम वगैरह ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, गांव के अंदर हमारे डिजिटलाइजेशन वगैरह कितना अच्छे से हुआ है, नेट की स्पीड क्या आती है, वो कुछ नहीं। उसके पास एक लैपटॉप भी होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, माइक भी होना चाहिए, उसके अंदर एक वेबकैम भी होना चाहिए। अब आप इंडिया के अंदर कितने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास ये सारी चीजें होंगी, और ये आप होम प्रोक्टर्ड करवा रहे हैं, मतलब अच्छे से हम उसको मैनेज कर लेंगे। चलिए भाई, बहुत नॉवल कंसेप्ट था कि अच्छे से हो जाएगा। अब इन्होंने उसके पैसे चार्ज किए 150, ठीक है, जेन्युइन है, कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पे क्लैट के बच्चे 4-4 हजार दे रहे थे, वहां पे एक प्रैक्टिस मॉक हमने ले लिया। इतने तो इंस्टीट्यूट से चार्ज कर लिया करते हैं एक एक मॉक कंडक्ट करवाने के, ऑल इंडिया मॉक, ठीक है। अब आपने क्या किया, 150 रुपीज। अब ये 150 रुपीज टेक्निकली क्लैट को उस समय रिफंड नहीं करने चाहिए थे, बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं, चलिए भाई कोई बात नहीं, एनएलयू बैंगलोर अपना अलग से कंडक्ट करवाएगा, बच्चों ने दे दिया, ठीक। अब ये होम बेस्ड होता है। अब होम बेस्ड होने की वजह से बच्चे तो हमारे मतलब कलाकार ही नेक्स्ट लेवल के हैं, बड़े आराम से चीटिंग हुई। अब चीटिंग के अंदर बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप बना लिए, उनके ऊपर आंसर की वगैरह फॉरवर्ड हो रही है। पेपर शुरू होने के आधे घंटे के अंदर टेलीग्राम पे आंसर कीज अवेलेबल है। अब बच्चे टेलीग्राम के ऊपर आंसर एक्सचेंज वगैरह कर रहे हैं, उससे मार्क कर रहे हैं। उसका जवाब ये देते हैं एनएलयू बैंगलोर वाले कि भाई ऐसा नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में ठीक है भाई हुआ है, तो हम एक डेट आगे और डिक्लेयर कर देते हैं कि इस दिन अगर बच्चे को किसी के भी लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, चीटिंग वगैरह हुई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप इस दिन बैठ करके दे सकते हैं। ये शायद आई थिंक 13 या 14 सितंबर था। अब देखिए 13 या 14 सितंबर को ये री एग्जाम करवा रहे हैं, ये भी कैसे, घर पे। अब ये घर पे एग्जाम करवा रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है भाई, घर पे एग्जाम करवा रहे हैं, प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, फिर से चीटिंग होती है, और अब की बार तो स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर क्या आ जाता है, पेपर रिलीज हो जाता है। ये एक्चुअल सिचुएशन है, मनगढ़ंत इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आप अगर वेरियस वेबसाइट्स वगैरह पे जाकर के इनकी कमेंट्रीज वगैरह पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। और एक बच्चे ने तो जब ये री एग्जामिनेशन हो रहा था तब यूट्यूब पे इसे लाइव स्ट्रीम किया है कि देखो भाई मैं चीटिंग कर सकता हूँ। यूट्यूब के ऊपर एनएलयू बैंगलोर का पेपर जो हो रहा है कंडक्ट, वो लाइव स्ट्रीम हो रहा है कि मैं चीटिंग कर सकता हूँ। अब ये मामला पूरा पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर, ठीक। उस समय हमारे को कंसोर्टियम बहुत अच्छा लग रहा था, वो बोल रहा था आप ऐसे कैसे निकल जाएंगे। तो ये जो री एग्जाम वगैरह हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने बात की सारी चीजें जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर बोलता है कि भैया आपने ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया है ये लीगल है, ठीक है, ये गलत है, हम इसे वैलिड नहीं मानते हैं, आपको अमाउंट देना पड़ेगा। अब अमाउंट भी ये पूरा नहीं दे रहे हैं, अमाउंट के अंदर ये बोल रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट है ये एग्जाम कंडक्ट करवाने की, वो हम डिडक्ट करके देंगे। तो ये तो इनके एनएलयूज की स्थिति है, ठीक है। इनके बीच में काम कैसे क्या होता है, मैं कभी भी इनके अगेंस्ट जाके नहीं बोलना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि आपके एनएलयूज की जो मैनेजमेंट वगैरह है उसके अंदर प्रेस्टिजियस आपकी यूनिवर्सिटीज की जो फैकल्टीज हैं भाई, बहुत अच्छे लॉ पर्सनालिटीज हैं जिनको अच्छे से नॉलेज है। मेरे को खुद को उनके जो अदर देन ये कंसोर्टियम वाले वीडियोस से
ठीक है, वो सारी चीजें वो बहुत पसंद आती थी भाई। केस एनालिसिस तो वो जबरदस्त करवाता है, ठीक है। इनकी बुक्स वगैरह मेरे पास पड़ी हुई हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज वगैरह के ऊपर हैं, बहुत अच्छा लगता है। एज अ लॉ पर्सन, लीगल फर्टर्निटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको एग्जाम तो कंडक्ट करवाने नहीं आते हैं, जो अपना काम है आप उसके अंदर रहिए ना, आप दूसरी जगह में क्यों जा रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री के अंदर भी जाएंगे क्लैट की, तो उसके अंदर क्या हुआ है, हर साल कंट्रोवर्सी है। मुझे तो लगता है उसका एक अलग से वीडियो और बना देता हूं, बच्चों को मालूम तो पड़े होता क्या रहा है। अब एक ब्लंडर्स की, अब एग्जाम 28 सितंबर को हो रहा है, अब उसके अंदर ब्लंडर्स देखिए। रिपोर्टिंग टाइम क्या था, तो रिपोर्टिंग टाइम आपका अलग अलग बच्चों को अलग अलग दिया गया। अब किसी बच्चे को 1:45, ठीक है, 1:45 PM। अब पेपर शुरू कितनी बजे होने वाला है, ठीक है, तो 2 से 4 का पेपर है। अब कोविड की वजह से भीड़ भड़क्का वगैरह ना हो, तो यहां पे आप क्या बोलते हैं, 1:45 का आपका टाइमिंग है रिपोर्टिंग। अब बच्चा पहुंचेगा, ठीक है, वहां पे आप उसके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करोगे, उससे बैठा होगे। पेपर तो आपका 2 से 4 है, तो उसको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए आपने कितना टाइम दिया। यहां पे पूरी कंट्रोवर्सी जो अभी भाई, द स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल बैक, तो वो वाली सिचुएशन पे आ रहे हैं। ये सारी चीजें तो भाई चलता है, इतना तो मतलब क्लैट एस्पिरेंट को मालूम होता है कि उसको इतनी प्रॉब्लम आने वाली है। रिपोर्टिंग टाइम पे बच्चा पहुंचा, 15 मिनट के अंदर आप लोगों के सेंटर हेड्स ने क्या करा, सेंटर के ऊपर जो मैनेजमेंट टीम थी, भाई स्किप करो, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस को स्किप करो। अब इंस्ट्रक्शंस आपने स्किप करवा दिए, ठीक है, तो वो चीज प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बच्चे ने आपका क्लियर रिस्पॉन्स वाला नहीं पढ़ा, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू वाला नहीं पढ़ा, तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं, वो किसकी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम कंसेप्ट वगैरह देखें, प्रिंसिपल बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वो ड्यूटी किसकी है। सोशल डिस्टेंसिंग तो अगर कोई स्टूडेंट गया था, किसी के पेरेंट्स गए थे, तो हमारे नीट जेई में कितनी सोशल डिस्टेंसिंग हुई, क्लैट में कितनी हुई, वो सबको मालूम है। और कोविड पॉजिटिव अगर कोई स्टूडेंट था, तो उसकी क्लैरिफिकेशन तो किसी को ढंग से मालूम ही नहीं थी। आखिरी दिन जिस दिन एग्जाम होने वाला, उस दिन तो सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सुबह आदेश दिए कि भैया आपको हाँ करवाना पड़ेगा। उससे पहले क्लैट कंसोर्टियम ने बोला था कि भाई हम अलाउ करेंगे, ठीक है ना, हम अलाउ करेंगे, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस जो दिए थे उसके अंदर तो मना कर दिया था कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट को। फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद तो बच्चा एग्जाम दे सकता है, तो वो प्रेशर नहीं है, बच्चा वहां पे परेशान नहीं होगा। मान लो धूप में इतनी देर खड़ा हुआ था, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको एकदम से बोल दें कि भाई आपका एग्जाम नहीं देने देंगे या फिर और कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो कितनी ज्यादा कंसर्न्स होती हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सिंग नेचर रखना था, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह के ना बच्चों के लिए थोड़ा सा ईजी रखना था। आपने किया क्या, आप तो अपने अलग ही एक टेंशन के अंदर चल रहे हैं, और फिर 20 क्वेश्चन के अंदर डिबेट वगैरह है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बेसिक चीज समझाना चाहूंगा। मॉरल ड्यूटी आप लोगों की बनती है, ठीक है, मॉरल ड्यूटी क्लैट कंसोर्टियम की बनती है यहाँ पे कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे ये जितनी सारी ब्लंडर्स वगैरह का डिस्कशन वगैरह हो रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वो करें। अब वो करते हैं नहीं करते हैं वो तो भगवान जाने। नेक्स्ट, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई ये तो माइनर है, अंडर ड्यूटी ऑफ केयर है आप लोगों की। यहाँ पे आपके सेंटर हेड वगैरह थे, वो तो इनके क्या थे, वहां पे उस समय लॉफुल गार्डियन थे, उनकी केयर के अंडर थे, 18 बिलो थे ये। आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं, आपने इनको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने नहीं दिए, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, टॉट, सारी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट, कहां गए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह। अगर पढ़ने नहीं दिया तो उस बच्चे के साथ गलत नहीं हुआ ये। अगर कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट वगैरह वहां पे एग्जाम देने आया, उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ पाया वो आपके, उसके साथ गलत नहीं है ये। क्लियर रिस्पॉन्स के नाम पे आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। चलिए अब बात करते हैं वेरियस इश्यूज की। अब देखो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीजें स्टार्टिंग से बता देता हूँ। स्टार्टिंग से बताना जरूरी है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, पेपर के रिगार्डिंग बताया, जो अभी वीडियो को बंद करना चाहे कर सकते हैं, या फिर जो अब हम क्या करें वो पार्ट के ऊपर स्किप करके जा सकते हैं, कमेंट के अंदर आपको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कुछ चीजें। नवंबर के मंथ में क्लैट की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता है कि भाई हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब वो सिलेबस इन्होंने जेन्युइनली अच्छा किया, ठीक है, ये नए सिलेबस के अंदर किसी को इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं है। सिलेबस के अंदर इन्होंने बोला कि जो इररेलेवेंट चीजें हैं, इररेलेवेंट चीजों के अंदर क्या आता है आपके, भाई लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के अंदर आपके आते हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। मैथ्स वगैरह भी नहीं है, सारी चीजें नहीं है, तो ओल्ड सिलेबस चेंज करके हम न्यू सिलेबस लाएंगे। अब इनको न्यू सिलेबस लाने के अंदर सैंपल पेपर जो इन्होंने रिलीज किया नवंबर से हो जाती है जनवरी, लेट नवंबर, आई थिंक 20 नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन आया था। और जनवरी के अंदर आपकी क्या आता है, पहला सैंपल पेपर आता है। आज सैंपल पेपर आया, सैंपल पेपर के अंदर इन्होंने जो बोला था और उसके बीच में कुछ चेंज होता है। नेक्स्ट सैंपल पेपर आता है,
पहले जो बोला था, पहले सैंपल पेपर के अंदर दिया था, उससे फिर से कुछ चेंजेस हैं, और तीसरे सैंपल पेपर ऐसे इन्होंने चेंजेस करते गए। अब चेंजेस का मैं आपको एक थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। इन्होंने बोला क्या, तो भैया आपके बोलने, कथनी और करनी के बीच में फर्क था, डिस्क्रिपेंसीज थी। अब वो क्या थी? अब देखिए, आपने यहां पे बोला कि हम ब्लड रिलेशन हटा देंगे, ठीक है, यहां पे आपने इस डेट को बोला। अब जनवरी से जब आपने पूरा का पूरा नया सिलेबस के साथ से सैंपल पेपर इंट्रोड्यूस करना शुरू हुए, तब आपने उसके अंदर क्या किया कि भाई थोड़े से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी दे देते हैं, थोड़े से हम पजल के क्वेश्चन भी दे देते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के भी दे देते हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग जो आपकी नई आई है वो तो रहेगी रहेगी, आपने उसका बहुत ज्यादा मटेरियल तो दिया नहीं है, ठीक है। जस्ट चिल के वीडियोस तो आपके आते ही रहते थे बीच बीच में, जस्ट चिल जस्ट चिल चिल, तो ये चिल हुआ है अभी आप लोगों के साथ, ठीक है। बच्चों को तो आपने बिल्कुल मतलब आराम से जस्ट चिल बोल दिया है, ठीक। अब आपने पुरानी लॉजिकल रीजनिंग भी लेके आ गए और नई लॉजिकल रीजनिंग भी लेके आ गए, तो बच्चे का सिलेबस कम नहीं हुआ है, यहाँ पे बच्चे का सिलेबस बढ़ गया है। अब उसको ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और ज्यादा चीजें पढ़ने के बाद में उसको एग्जाम देना पड़ेगा। वो तो कोविड-19 की वजह से जो 12th वाले स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, उनको समय मिल गया लॉकडाउन के अंदर, वरना आपने ये सारी चीजें जनवरी के अंदर इशू करना शुरू की, ठीक है। अब जनवरी के अंदर आप इशू कर रहे हैं, दिसंबर तक जो 1 ईयर प्रोग्राम या फिर 2 ईयर प्रोग्राम जो इतने सारे पढ़ रहे थे, ठीक है, 2-2 साल आप बच्चा प्रिपरेशन कर रहा था, उन्होंने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लिया। आप नवंबर दिसंबर के अंदर आकर के बोलते हो कि सिलेबस चेंज होगा। अब आपको डिडक्टिव रीजनिंग जो कि बच्चे के लिए एंटायरली न्यू है, पहले तो न्यूज़पेपर बच्चा पढ़ता था वन लाइनर करंट अफेयर्स के हिसाब से, अब उसको तो इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जहां पे बच्चा थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड वाले बच्चों के हिसाब से भी कंफर्टेबल जोन के अंदर था, अब आपने क्या कर दिया, इंग्लिश स्पीकिंग वाले या फिर जिनकी इंग्लिश बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, उनके लिए आपने ये पेपर कंफर्टेबल कर दिया। अगर आपको करना ही था तो क्लैट 21 से कर देते हैं, ये साल के बीच में आकर के, प्रिपरेशन के बीच में आकर के आपको करने की जरूरत ही आती। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने उसके साथ में डिडक्टिव रीजनिंग और न्यू रीजनिंग जोड़ दी। अब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के अंदर बच्चे को पढ़ने का समय मिल गया, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ठीक, लेकिन क्या वो ढंग से पढ़ पाएगा? लॉकडाउन की स्थिति के अंदर इंस्टीट्यूट्स कितना मटेरियल भिजवा पाएंगे? अगर किसी के बच्चे के पास में लैपटॉप वगैरह नहीं है तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं है। ओल्ड सिलेबस अगर आप बोल ही रहे थे हटाना है, तो भाई नया सिलेबस पूरा लेके आ जाओ ना, पुराने की आपने सैंपल पेपर्स में दिया भी क्यों? अगर आपको ये करना ही नहीं है, ठीक है, अपनी बात के ऊपर ही टिके रहना नहीं है, तो भाई किसी और को एग्जाम दे दो, एनटीए को दे दो, आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक काम दे दो पेपर डिजाइन करने का, कम से कम पेपर तो ढंग का मिल जाएगा, एग्जाम तो ढंग से हो जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फीस की। अब देखिए, फॉर्म फीस इनकी कितनी है, 4,000 रुपए। अब इंडिया के अंदर आपने कितने एग्जाम्स ऐसे देखे होंगे जहां पे 4,000 रुपए फीस है, और फिर इस लेवल की आपकी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। अब अगर आप बात करें प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह की, तो जब लास्ट टाइम ऑनलाइन पेपर हुआ था तब भी कंट्रोवर्सीज हुई थी, कई जगह बच्चों को कम समय मिला था, 15-15 मिनट ही ये खा गए, ठीक है। बच्चों के आज की डेट में भी अगर आप वीडियो सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे कि 15 मिनट उनको कम मिले, और कहीं बोलते थे दूसरे बच्चों को 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल गए। ये ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को आई थी। तब जाकर के क्या हुआ था, क्लैट कंसोर्टियम फॉर्म हुआ था, ठीक है। कंसोर्टियम का एक काम था ढंग से कंडक्ट करवाना, और जब ये चेक हुआ था ना कि भाई फॉर्म फीस इतनी ज्यादा है, काफी समय से पेटिशंस वगैरह चल रही है, तब 90% इसे प्रॉफिट में माना गया था। जब जांच कमेटी ने, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर ये जांच हुई थी, कमेटी बनी थी, तब 90% जो फॉर्म की फीस थी वो प्रॉफिट था। अब इतनी आपकी फीस लेने की रिक्वायरमेंट क्या है, और ले ही रहे हो तो क्लियर रिस्पॉन्स जैसी हरकतें करने की जरूरत क्या है? 4,000 के ना आप ढंग का सॉफ्टवेयर नहीं ला सकते हो, और ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अपने लिए ही लाना है, भाई पहले से अवेलेबल है, तो ये हरकतें तो मत करवाओ। ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर तो बोलना ही क्या, अगर आप ऑफलाइन बोल रहे हो तो ऑफलाइन कंडक्ट करवाओ, ऑनलाइन बोल रहे हो तो ऑनलाइन करवाओ। स्टार्टिंग से बोल दो ना, साल के बीच में आप बार बार क्या चेंज कर रहे हो? बच्चे के साथ प्रॉब्लम हुई है, जो बच्चों को इतनी देर स्क्रीन देखने की आदत नहीं थी, आपने उनको सिस्टम पे दिलवाया है पेपर। आप लोगों ने क्या बोला है कि भाई आपके पास अगर सिस्टम नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब बच्चा अगर मॉक देने के लिए क्या करेगा, बाहर निकले साइबर कैफे जाए, साइबर कैफे जा नहीं सकता, हर किसी के पास कंप्यूटर होता नहीं है, तो भाई लैपटॉप अभी से ले लो, दिक्कत क्या है, कॉलेज में जाने के बाद भी तो काम आएगा। ये आपको डिसीजन नहीं लेना था, ये बच्चे के पास फ्रीडम होना चाहिए था। उसको तो इंस्टीट्यूट के एंड से क्या मिल गया, मटेरियल मिल गया, ठीक है ना, मॉक हमने तो अवेलेबल करवा दिया, और सिंपली हमने अवेलेबल करवा दिया। अब बच्चे की जिम्मेदारी है देने की। अब कुछ बच्चे मोबाइल पे बैठ के दे रहे हैं, तो उनकी ढंग से प्रैक्टिस होगी नहीं होगी? अब
यहां पे आते हैं फाइनल इश्यू की। अब देखिए पेपर कंडक्ट हो गया, आपने बोल दिया 28 को पेपर हुआ है, आपके पास डेट क्या है 29 तक, आपके पास जो भी इश्यूज है ना वो रिपोर्ट कर दीजिए। तो आपको बच्चे को खासकर, ठीक है, कितने क्वेश्चंस करने हैं रिपोर्ट? 150 क्वेश्चंस रिपोर्ट करने हैं, उनको एक एक को पढ़ना है, उनके अंदर प्रॉब्लम निकालनी है, ठीक है, और प्रॉब्लम निकालने के बाद में क्या करना है, इश्यूज वगैरह अपने कोट करने हैं। अब बच्चों के एंड के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और आपने खुद के लिए कितने ले लिए? 3 से 4 दिन ले लिए, ठीक है, 30th फिर 1 2 3, तो थर्ड को आप आंसर की रिलीज करेंगे। तो आपके पास है 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, 25-30 क्वेश्चंस भी हम मान लेते हैं, 30 क्वेश्चंस हैं आपको वो देखने, तो उसके अंदर तो आपको ज्यादा समय चाहिए। लेकिन बच्चे के पास, जिसके पास इतने रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, आपको तो उससे जल्दी से चाहिए। अगर रिपोर्टिंग ही करवानी थी तो जल्दी देते समय, ठीक है, और ज्यादा समय देते, आप थोड़ा सा डिले कर देते हैं। मैनेजमेंट ढंग से कीजिए ना, आप बच्चे के ऊपर क्या ब्लेम डाल रहे हैं, ठीक है, कि आपने क्लियर रिस्पॉन्स का नहीं पढ़ा, आप रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा तरीका है आप लोगों का? नेक्स्ट अब आते हैं मार्क फॉर रिव्यू। अब ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल यहां पे कंसर्न रही है, ठीक। अब आपने बोला क्या कि अगर किसी भी बच्चे ने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो वो उसे काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने भी मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है क्वेश्चन को तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है, मार्क फॉर रिव्यू के नाम पे आपने ये बोल दिया। अब आपने ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो ये चीज इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी क्या भाई? अपने सॉफ्टवेयर वगैरह आप सही से नहीं करवा सकते? वो तो भला हो कि हम लोगों ने बच्चों को पहले बता दिया था कि भाई इंस्ट्रक्शंस वगैरह के अंदर जो आपके मॉक वगैरह का आया था तब उसके ने बोल दिया था। लेकिन आप एक चीज समझिए, 4,000 रुपए, अगेन वो तो मैं आपको 3 से 4 बार गिना ही चुका हूं, लेकिन फिर से गिना रहा हूं, 4,000 रुपए, बैंक पीओ, ठीक है, एसएससी, रेलवे, जिस एग्जाम जो भी आज तक ऑनलाइन हो चुके हैं, वो मानते हैं भाई बच्चे के पास इतना समय नहीं है कि मार्क फॉर रिव्यू के ऊपर वो वापस विजिट करेगा और उसको इनी मीनी माइनी मो, या फिर उसको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, जैसे उसने ए मार्क कर दिया था तो उसको वापस से ए करके मार्क फॉर रिव्यू हटा करके उसे नॉर्मली कर देगा। इससे तो बढ़िया बच्चा क्या करे, इससे बढ़िया बच्चा एक नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। तो अगर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो भैया कौन सा इतना बड़ा पाप हो गया बच्चे से? मार्क फॉर रिव्यू करना भाई उसके लिए चोट थोड़े ना हो गई, पनिशमेंट थोड़े ना दोगे आप। तो ये आपकी हरकतें हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्लियर रिस्पॉन्स। अब देखिए ये एक नया झूमला इन लोगों का, ठीक है। अब इनके हिसाब से इन्होंने बोल दिया, अब सेंटर पे समय मिला नहीं मिला वो तो अलग ही रामायण चल रही है। कोविड पॉजिटिव में स्टार्टिंग में ही उसकी बात कर चुका हूं। अब इनका क्या कहना था, और यहां पे माइंडेड में फिर से बोल रहा हूं, बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम आप ले लीजिए वहां पे क्लियर रिस्पांस वाली नौटंकी कुछ नहीं होती है। अब इनके अकॉर्डिंग जैसे बच्चों ने कंप्लेंट किया, अब ये पता कैसे चला भाई? बच्चों ने जब आपने अपनी प्रोविजनल आंसर की रिलीज की तो बच्चों ने कैलकुलेट किया 90 to 100 मेरा मार्क्स आएंगे, ठीक है। बच्चे खुश, हम भी खुश कि भाई ऑनलाइन देख रहे हैं, तो दूसरे बच्चे तो कंप्लेंट कर रहे हैं कि पेपर लेंदी था, ये था। लेकिन अपने बच्चे ने जो साल भर अच्छे से 2 साल 1 साल का 1 ईयर प्रोग्राम था उसके अंदर तैयारी की, उसके कितने मार्क्स आ जाएंगे। बीवीपी पुणे वगैरह वेरियस अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम थे, बीएचयू वगैरह का पेपर अच्छे से करके आया है, बहुत जल्दी कर दिया है, ये बच्चा तो सिलेक्ट होगा ही होगा। मॉक्स जो थे, और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मॉक नहीं लेता है बच्चा, 4-5 इंस्टीट्यूट के मॉक की टेस्ट सीरीज लेता है, उसके अंदर 115 का स्कोर ला रहा है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक लिस्ट के अंदर उनके आ रहा है, ये बच्चा तो सिलेक्ट होगा, ठीक। अब वो इतने करके आया है, इसको तो भाई देखें तो टॉप सी एनएलयूज मिल जाएंगे। अब जैसे उस बच्चे की रिस्पॉन्स शीट में देखता हूं, ठीक है, पर्सनली मैंने खोला कि भाई चलो अच्छी खबर आएगी, ठीक, पर्सनली मैं रिस्पॉन्स शीट खोल करके देखता हूं उसकी, तो उसका स्कोर कितना है, 60 का स्कोर है। अब 60 का स्कोर है तो भाई मैं एकदम से शॉक कि भाई हुआ क्या। तो ऑनलाइन वगैरह हमने जाकर के देखा तो सारे बच्चे यही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक। अब आपने जो प्रोविजनल आंसर की भेजी उसके अकॉर्डिंग तो बच्चे का ये स्कोर आ रहा है, लेकिन बच्चों की आपने जैसे रिस्पॉन्स शीट रिलीज की तो उसके अंदर आता है ये 60 का स्कोर। कुछ बच्चों का तो 9, कुछ बच्चों का 10, कुछ बच्चों का 18 वाले बच्चे से तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मेरी बात हुई है। तब मुझे लगा भाई हमारे बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, टेलीग्राम वगैरह पे जाकर के वेरियस इंस्टीट्यूट के ग्रुप्स, वेरियस स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर देखा, ये हरकतें सबके साथ हुई है। तब हमारे को समझ में आया कि भैया हमारे बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे को स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना पड़ेगा। 1-2 बच्चे करते हैं समझ में आता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ऐसी हरकतें हो रही हैं तो समझ में नहीं आता।
अब जब क्लैट कमेटी को, ठीक है ना, क्लैट कंसोर्टियम को मेल किया जाता है, तब ये एक बहुत ही अच्छा चीज बोलते हैं। हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस के अंदर बोला था, क्या बोला था कि भाई आप लोगों को क्या करना है, अगर आप किसी क्वेश्चन को डीसेलेक्ट करना चाहते हो, मतलब उसका रिस्पॉन्स क्लियर करना चाहते हो, जैसे आपने ए मार्क कर दिया है, तो आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्टली बी के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए, फिर आपको क्लिक करना होगा क्लियर रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है ना बच्चों। अब क्लियर रिस्पॉन्स पे जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी माना नहीं जाएगा। ठीक, आपका क्या माना जाएगा, अगर आपने उसके बाद ए क्लिक कर सॉरी बी भी क्लिक कर दिया तो आपका रिस्पॉन्स तो रहेगा ए। ठीक है, ए फॉर एप्पल वाला ए, और आपका बी ऑप्शन माना नहीं जा रहा है। फिर इसके बाद में क्या होगा, अगर आपने क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया तो अब आपका बी माना जाएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब बी माना जाएगा। तो ये चीज कहां से रिक्वायरमेंट हो गई, कौन से ऑनलाइन एग्जाम के अंदर ये रिक्वायरमेंट हो गई। 4,000 रुपए लिए भैया, 4,000 रुपए, 4,000 के अंदर एक ढंग से एग्जाम तो करवा दो। बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम के अंदर भी 200, 300, 400 रुपए का जितना भी फॉर्म आता है, वो भी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। और उसके अंदर तो उनको इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट करवाने होता है। उनके 2 से 3 लेवल के अंदर एग्जाम होते हैं। यहाँ पे तो आप एक लेवल के अंदर एग्जाम ले रहे हो, 4,000 रुपए, 90% प्रॉफिट में हो, सॉफ्टवेयर ढंग का ले लो। फिर उसके बाद में बोलते हैं, अच्छा बच्चों ने फिर यहीं पे नहीं है, अब बच्चे बोलते हैं कि भैया हमने जो ऑप्शन मार्क किए हैं, जैसे कुछ बच्चों के अंदर तो ये तक प्रॉब्लम आई है, उन्होंने मैथ्स के मान लीजिए 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है ना, कुछ बच्चे समझदार थे कि भैया ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करो। अब जो उन्होंने 6 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो बोल रहा है कि आपने मार्क ही नहीं किए। अब ये कहां से प्रॉब्लम आ गई, मार्क ही नहीं किए। अच्छा, ये अगेन कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वगैरह के बच्चे नहीं बोल रहे, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया यही चल रहा है कि मार्क नहीं किए। तो यहां पे बच्चे गलत नहीं है, यहां पे कौन है, क्लैट कंसोर्टियम गलत है। थोड़ा सा इनको इसके अंदर देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन स्टूडेंट डू। पहली चीज, इस चीज को गलती से भी मिस मत करना। ठीक है, मान लो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह क्लेम करना है, सिंपली एंड सिंपली ईमेल एक डालो क्लैट कंसोर्टियम को, अपनी सारी ग्रीवियंसेस लिखो, इनको मेल करो। मेल नहीं की, ये फिर बाद में मुकर जाएंगे। ठीक है, बाद में 100% मुकर जाएंगे। ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये हर साल इनका ऐसा ही होता है, एक साल छोड़ के इनको एक साल ऐसे ब्लंडर करने होता है, ये मुकर जाएंगे। आप इनको मेल डालो सारे अपने ग्रीवियंस को, और उसका एक प्रिंट आउट रख लेना, नहीं तो मेल वगैरह को अच्छे से सेव करके रख लेना। नेक्स्ट, सोशल मीडिया पे भाई आप लोग आ जाओ। और सोशल मीडिया पे मतलब यूं नहीं है कि व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा दिया, ओ हो आपके आस पड़ोस वालों को आपका दुख दर्द समझ में आ गया, नहीं। अब इंडिया ऐसे काम नहीं करता। आप लोग लॉ की फील्ड में जा रहे हो, आपको वोकल होना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी आवाज जो है लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। वो कैसे पहुंचाओगे, फेसबुक पे पोस्ट डालना है, और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह, जहां आपको पोस्ट डालना है डालो, लेकिन ट्विटर पे तो डाल ही देना। ट्विटर पे डालना जरूरी क्यों है, ट्विटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो आपके सोशल सारी चीजें चलती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की चलती हैं। आप यहाँ पे HRD मिनिस्ट्री वगैरह को, ठीक है ना, को लिंक कीजिए, ठीक है, ट्वीट वगैरह कीजिए, जो भी आपका ट्विटर का मैकेनिज्म होता है। इतना तो मैं यूज नहीं करता हूँ, सबको लगता था ट्विटर टाइम वेस्टिंग है, लेकिन आज भैया यूज करना पड़ेगा। ट्विटर के ऊपर जाकर के आपको ये ट्रेंडिंग में लाना पड़ेगा कि भाई क्लैट के अंदर आपको जो भी हैशटैग वगैरह, आप देखिए यहाँ पे हैशटैग बहुत सारे हो सकते हैं। मेरा फेवरेट जो अभी चल रहा है, क्लैट 2020 स्कैम, क्लैट कंसोर्टियम एक्सपोज्ड, और वेरियस अदर चल रहे हैं। इनमें से कोई सा भी एक आप हैशटैग उठा लो, और जो आपको लगे ज्यादा चलता जा रहा है उसी के अंदर आ जाओ। कोई अपना फेवरेट हैशटैग नहीं है, अपने 4-5 हैशटैग उठा लो, ठीक है, उसको उठा करके आपको फेसबुक पे डालना है, आपको इंस्टाग्राम पे डालना है, आपको ट्विटर और आपकी जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स वगैरह हो उनके ऊपर डालना है, और वहां पे टैग करना शुरू करो HRD मिनिस्ट्री वगैरह, और जो भी आपको लगता है कि आपके सुन सके। खासकर मीडिया हाउसेज वगैरह को यहाँ पे लाना शुरू करो। मीडिया हाउसेज जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक आप लोगों के साथ कुछ भी इंसाफ नहीं होने वाला है। इन चीजों को शेयर करो, इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि भाई इसके अंदर ढंग से चीज एक्सप्लेन हुई है, आप लोगों के ग्रीवेंस एक्सप्लेन हुए हैं, माना थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन फॉरवर्ड कर देना 1.5 की स्पीड पे, अगला देख लेगा अगर इंटरेस्टेड होगा तो। ठीक है, ये सारे ग्रीवियंसेस वगैरह मैं आपको अलग से इसके जो डिस्क्रिप्शन होगा या फिर कमेंट होगा उसके अंदर मैं अलग से लिख के दे दूंगा, उससे कॉपी पेस्ट करो, फेसबुक वगैरह पे डालो, लेकिन प्लीज वोकल हो जाओ आप।
आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, अगर आप अभी भी खुद के स्वार्थ के लिए यहाँ पे वोकल नहीं हुए, आपका कोई भी कुछ भी भला नहीं कर सकता है। यहाँ पे पहले भी इन्होंने ऐसे ब्लंडर्स किए और वो आराम से निकले। अब प्रॉब्लम ये आपकी जनरेशन के साथ हुआ है। जो बच्चे 1 साल का ड्रॉप लेकर के बैठे थे उनका दर्द अलग है, कुछ बच्चे 2 साल का भी ड्रॉप लेकर के बैठे थे, ठीक है, उनका तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या बीत रही होगी कि भैया 1 साल का ड्रॉप ले लिया था, अब दूसरे साल ये दूसरा ड्रॉप था, उनके साथ क्या हुआ होगा। तो प्लीज इस चीज को शेयर करो, ठीक है, जितना बढ़ा सकते हो इसको, जितना स्नोबॉल इफेक्ट ला सकते हो, जितने लोगों को बोल सकते हो। नीट जेई वालों के समय अपन लोगों ने भी क्या किया था, ट्वीट वगैरह किए थे कि भाई उनके साथ इंसाफ हो। तो अब आप लोगों की बारी है, अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को बोलो कि भैया इसको थोड़ा सा ट्रेंडिंग में लाओ, तब जाकर के इसका कुछ होगा। अदरवाइज आप लोग मान के चलिए आपका यहाँ पे 1 साल बर्बाद हो चुका है, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के और ले आऊंगा, जहां पे अगर मान लीजिए ये डायर कॉन्सिक्वेंसेज रहती हैं, क्लैट वापस से कंडक्ट नहीं होता है, ये आपकी आंसर रिस्पॉन्स शीट सही नहीं होती है, तब क्या करना है। लेकिन अगर हो जाता है, ठीक है, रीशेड्यूल वगैरह, हालांकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है क्लैट की हिस्ट्री को देखा जाए। अगर रीशेड्यूल हो जाता है बहुत बढ़िया बात है, वापस से एग्जाम हो जाता है बहुत बढ़िया बात है, आपकी जो स्कोर के ना एरर है वो सही हो जाती है बहुत बढ़िया बात है। नहीं होता है तो फिर क्या करना है, वो भले ही थोड़ी सी डार्क रियलिटी है लेकिन उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो बच्चों, ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। अब कोई भी आपसे रिश्तेदार पूछे कि भाई आपका पेपर कैसा हुआ, तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। आपको कुछ आगे बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, जितने भी टीचर्स वगैरह हैं आपके साथ हैं। हम लोग मानते हैं आप लोगों के साथ गलत हुआ है, हम लोगों के साथ भी गलत हुआ है, ठीक है। तो अब अपन को इनको अकाउंटेबल होल्ड करना होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इसका जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, तब उसका थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज़ लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं उस वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।